देखो ये क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है वो तो हमको बेसिक पता है, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू रफली समझा दूंगा। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये सर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या है, और प्रॉपर्टी का मैंने डाला प्रूफ कि सर प्रूफ क्यों आप बता रहे हो, हमको केवल प्रॉपर्टीज़ बता दो। 2-3 डाउट्स हो सकते हैं आपके। देखो 2019 के पेपर में प्रूफ आया था, जितने सारे टीचर्स को भी चौंका दिया था, क्योंकि आज तक प्रूफ नहीं पूछे गए। 2019 में प्रूफ पूछा गया, तो 2018 की अगर बात करें तो 4800 बच्चों के 100 मार्क्स आए थे मैथ में, 4800 बच्चों के, पूरे 12th की बात कर रहा हूँ। और 19 में घट के रह गए थे 2200-2300 के आसपास। क्यों? बच्चों से प्रूफ नहीं हो पाया था वो, क्योंकि एक्चुअली बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो तब से फिर टीचर लोग प्रूफ बताने लगे, ये पता नहीं कौन सा प्रूफ आया। हाँ क्यों? तभी तो यार हम वीडियो बना रहे हैं, प्रूफ आता है इसीलिए वीडियो बनना ही है, अदरवाइज तो मैं आपको बेसिक समझा देता। तो जल्दी से जिन बच्चों को नहीं पता कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, मतलब इंटीग्रल एक्चुअली में बताता क्या है, या डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, रफली जल्दी से समझते हैं जल्दी से। कि अगर हमारे पास एक ही इंटीग्रेशन है x dx, इसका आंसर आएगा x² + c। सिंपल सा c का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट है, यहाँ पे कुछ भी आंसर आ सकता है, ज़्यादा डीप में उसमें नहीं जाएंगे। अगर यहीं पे हो जाता 1 से लेके 2 तक लिमिट दे दी तो ये c हट जाता है डियर। फिर क्या होता है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में जो डेफिनेट इंटीग्रल बताता है क्या है, एरिया अंडर द कर्व। मतलब अगर आपसे बात की जाए, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। x² मान लो कोई भी हमारे एक पैराबोला इस टाइप का बन जाएगा, और 1 मान लो ये रहा, 2 ये रहा, तो 1 से लेके 2 तक का एरिया ये हमको बताता है। इस तरीके का इसका चक्कर है। तो एरिया अंडर द कर्व बताता है, और 8 चैप्टर इसी पर ही डिपेंड है एनसीईआरटी के, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कहते हैं। तो हमारा मेन मोटिव तो यहाँ रहेगा कि प्रॉपर्टीज़ बताना और उनका प्रूफ बताना। अब प्रॉपर्टी का यूज़ क्या, जैसे सपोज 9th क्लास की बात करें या 8th क्लास की बात करें, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 99 का स्क्वायर फाइंड करो, बच्चा कर सकता है। लेकिन जो क्लास में पेपर आता था उसमें लिखा रहता था यूजिंग प्रॉपर्टीज़ या फिर यूजिंग आइडेंटिटी। क्यों होता था? उससे क्वेश्चन सिंपल हो जाते थे। ऐसे अगर सपोज अभी मैं आपको एक इंटीग्रेशन देता हूँ, -1 से 1 sin की पावर 5x × cos की पावर 4x, आप निकाल तो दोगे, आंसर निकाल दोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप 2 लाइन के अंदर आंसर बता दोगे, और फिर तो प्रैक्टिस होने के बाद देख कर ही बता दोगे कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है, और प्रॉपर्टी के यूज़ के साथ साथ प्रूफ भी हम पढ़ेंगे इसका साथ साथ। तो प्रूफ क्यों पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखिए, इसमें काफ़ी कुछ मैं आपको नई बातें बताऊँगा। जैसे पहला अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो a से b, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट, एक फंक्शन है fx dx। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको रीड कैसे करते हैं, कि इसको एक्चुअली में मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे बोलो। अदरवाइज़ आप बोल दो a to b fx dx चल जाएगा, बट थोड़ा सा जेन्युइन तरीके से कैसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम a to, ये एक जेन्युइन मेथड है बोलने का। मतलब इस तरीके से आप बोलो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, हाँ यार बंदे को पता है। इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम a to b। और इसी बीच में आपको बताऊंगा डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं। डमी वेरिएबल क्या होता है, इसका ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है और एनसीईआरटी में दिया गया, बट कोई बच्चा पढ़ता नहीं, तो डमी वेरिएबल के बारे में आपको बताएंगे। तो एक्चुअली मैं एक जो पहली प्रॉपर्टीज़ है एनसीईआरटी की अगर बात करें, उसको मैं सबसे पहले बताऊँ, क्योंकि बेसिक वही है। उससे पहले डमी वेरिएबल ज़रा समझते हैं एक्चुअली में क्या होता है। वो ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द डमी वेरिएबल। ऑन द, हमको अभी नहीं पता एक्चुअली में डमी वेरिएबल क्या होता है, नहीं पता ना, बस नाम से थोड़ा बहुत आप सेंस लगा सकते हैं ना डमी वेरिएबल। तो इसको अभी लाइन को मैं बहुत अच्छे से, इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा जल्दी से। पहली प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं एनसीईआरटी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसके बाद ये 50% खुद ही सॉल्व हो जाएगा, और बाकी 50% फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो पहली प्रॉपर्टी वो ये कहते हैं a to b fx dx, या तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिख दो, a से b ft dt, एक ही बात है।
फंक्शन एफ एक्स में था, अब हमने टी में कर दिया, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 1 से लेके 2 एक्स डी एक्स को सॉल्व कर लोगे यार। फिर मैं कहता 1 से लेके 2 वाई डी वाई को सॉल्व कर लो, आंसर एक ही आना है, आंसर एक ही आना है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ अभी बता दें। प्रूफ तो बहुत छोटे छोटे, आप प्रूफ से डरो मत। अच्छा, क्या ये बात समझ आ गई? अगर आपसे मेरे को इसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो, बात तो एक ही आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा 9th क्लास में एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इसके फैक्टर कर लो, या वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस इसके फैक्टर कर लो, आंसर तो एक ही आना है, केवल वेरिएबल ही तो चेंज हो गया। अच्छा, अब देखो जो मैंने ये पहली प्रॉपर्टी लिखी है, इसमें जो ये वेरिएबल होता है, ये जो वेरिएबल होता है, ये जो वेरिएबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल। वेरिएबल ऑफ इसी को बोला जाता है डमी वेरिएबल। पहले तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि जो भी, जैसे यहाँ पे ये टी है और ये ओनली टी है, ये वाला, ये डी टी नहीं, डी टी को नहीं, डी टी को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल। वो सब इंट्रो पार्ट में बता दे, केवल वेरिएबल का टी और ये वाला टी, इसको बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल। वाई और वाई होता है जो भी वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल, और आगे जाके इसी को बोला गया डमी वेरिएबल। अब एक बात सुनना, यहाँ पे वेरिएबल एक्स था, यहाँ वेरिएबल टी था, या मैं एक और लिख दूँ आगे, ए टू बी एफ वाई डी वाई, यहाँ वेरिएबल क्या हो गया वाई। क्या तीनों के आंसर बराबर नहीं आएंगे? तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा डज नॉट डिपेंड नहीं करता डमी वेरिएबल। अब समझ गए ना कि इन वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। आप एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मतलब इनका जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल, इस पर डिपेंड नहीं करता। ये नहीं चमका? समझ आ गया ना कि वेरिएबल हम कुछ भी ले लें, आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला। पक्की बात है? तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मतलब जो भी आंसर आएगा डज नॉट डिपेंड ऑन द डमी वेरिएबल। तो डमी वेरिएबल ऑफ दिमाग में लेके चलना किसको कहते हैं, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल या फिर डमी वेरिएबल एक ही बात है। ठीक, अब चलो प्रूफ, और यही प्रूफ आया था, तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो खैर बच्चों वाला है इसका। इसके 2-3 प्रूफ है, मतलब 2-3 तरीके से। मैं सिंपल वाला बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट करो, यहाँ पे x को टी लेट कर लो। क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रल में आप लेट करते हैं, तो जो ये लिमिट है ये तो x के लिए है। अब आपने फंक्शन t में लेट कर लिया तो लिमिट भी तो चेंज होती है। कैसे चेंज होती है उसको मैं समझा देता हूँ, पहले भी समझा दिया। अभी लोअर लिमिट क्या है? x, तो x की जगह पे a रखो, t कितना आएगा? a ही आ जाएगा, क्योंकि x बराबर क्या है? t है। x की जगह पे a रखो तो t कितना आएगा? a आ जाएगा। एक बार रखो x की जगह पे b तो t कितना आएगा? तो यहाँ पे तो कोई लिमिट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो x बराबर dt, तो क्या dx बराबर dt हो जाएगा? यस और नो? चलो लोअर लिमिट a और b। x की जगह क्या लेट किया था? t, तो क्या हो जाएगा? ft, और dx के बराबर हो गया। प्रूफ देखो ना भैया, प्रूफ हो गया। ठीक है, और एक और, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देख लो नॉलेज के लिए, बस दूसरा मेथड देखना रहा। वो थोड़ा सा मतलब सिंपल आपको लगेगा, बट हो सकता है लेंदी लगे, सिंपल लगेगा। अगर मैं इस वाले इंटीग्रल की बात करता हूँ a to b, अच्छा हाँ एक चीज़ और बता दूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रल, बच्चे ज़्यादातर बोलते हैं इंटीग्रेशन। एक्चुअली में इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे बहुत से लोग इसे कहते हैं इंटीग्रेशन a to b है, वो एकदम हम लोग गलत बोलते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में एकदम गलत बोलते हैं। इसे बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रेशन तो एक प्रोसेस है, जैसे डिफरेंशिएशन कोई चीज़ थोड़ी ना डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ऐसी इंटीग्रेशन क्या है, ये भी एक प्रोसेस है। जैसे मैंने ये सॉल्व किया ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। जबकि इंटीग्रेशन कोई वैल्यू नहीं होती है। 99% बच्चे, टीचर सब गलत ये बोलते हैं कि इंटीग्रेशन a to b, वो तो प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग हैबिट डालो अच्छे से बोलने की। तो ये f(x) dx सब देखो। अब एक बात सुनना रहा, कभी हम फंक्शन को जब सॉल्व करते हैं
तो आंसर फंक्शन में ही आएगा, कुछ ना कुछ फंक्शन ही आएगा ना यार। तो मैंने कहा सपोज, और जब x में तो x में ही आएगा। मैंने कहा सपोज इसका आंसर सॉल्व किया, fx का मैंने इंटीग्रल फाइंड किया, तो आंसर क्या है, gx आया। क्या आएगा तो x में ही, और लिमिट क्या है a टू b। तो हम लोग बोलते हैं क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह अपर लिमिट, तो gb माइनस ga। क्या चमका? अच्छा, अब एक बार मैंने कहा इसको सॉल्व करो, इस वाले को RHS को, तो a टू b ft dt। अच्छा, ये फंक्शन ft है, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो उसके t में आएगा। मैंने कहा सब इसका अंदर gt आ गया। क्या आ गया जी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो gb माइनस दोनों बराबर आ गए, तो LHS बराबर RHS। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कोई भी तरीका आप अपना लो। दो बातें फिर से, डमी वेरिएबल हम लोग बहुत अच्छी, ये लाइन का मीनिंग समझ गए ना आप, कि वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, ये इसका आंसर ये सब बराबर आएंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। अच्छा, और सुनो, हमारी प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूँ NCERT का हो सकता है सीक्वेंस ना हो, कि जो NCERT में सीक्वेंस 5वां हमारा वो 3रा भी हो सकता है, क्योंकि हम रटेंगे थोड़ी ना, और ना तुम्हें वहाँ पे लिख के आना है कि इंटीग्रेशन का ये है, ऐसा कुछ नहीं। जितनी बातें लिखी समझ आई ना, ऐसे लिखो भाई। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है fx, उसका a से लेके b तक का लिमिट है, अगर लिमिट को इंटरचेंज किया तो आंसर माइनस में आएगा। अगर, और ये वैसे भी ठीक है, देखो इसको समझते भी हैं कैसे, समझते भी कैसे, ये अगर मैं इसका प्रूफ करने को चाहूँ तो LHS लेते हैं। पहले देखो, आपने fx एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रल फाइंड किया, मैंने कहा सपोज आंसर gx आया। क्या है जी, gx, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस, तो x की जगह b पुट करो, gb माइनस ga। इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया। अब उठाओ RHS को। अब एक बात देखो, अगर फंक्शन fx है और यहाँ भी फंक्शन fx है, तो इंटीग्रल तो दोनों का gx ही आने वाला है। तो इसका भी क्या आएगा जी, gx आएगा। b2 है, तो अपर लिमिट क्या है, ga माइनस ये ga माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, पहले gb माइनस, तो आप देख रहे हैं ना आंसर, देखो ये तो सेम हो गया, आंसर तो सेम आया, केवल माइनस का ही तो फर्क पड़ा। क्लियर? तो जब कभी भी हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो आंसर सेम आता है, केवल माइनस में फ़र्क पड़ जाता है बस, और कोई दिक्कत। अब छोड़ो ना, देखो ना, इसको भी देखो ना, दूसरी भी, तो ये प्रॉपर्टी 3 है। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको मैं ज्योमेट्रिकली भी बता सकता हूँ, मतलब बिना सॉल्व करे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी हो सकता है। a टू c fx dx का आंसर क्या है, इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या एक्चुअली में, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसका कोई ना कोई ग्राफ बनेगा। मैंने कहा मान लो ग्राफ ये है, ठीक है, मुझे पता था ये डिस्टर्बेंस होने वाला है। बेटा इससे लगाओ यार, लगाओ, जब भी आएगी देखो, सॉरी यार डिस्टर्बेंस नहीं, अब नहीं होगा, देखो जरा। तो अगर एक fx एक फंक्शन है, उसका कोई ना कोई ग्राफ बनेगा। मैंने कहा इस तरीके से ग्राफ बना दिया, और a टू c, मैंने कहा अगर मान लो a ये रहा और c ये रहा, मतलब इसका मीनिंग क्या, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने क्या किया कि ये मान लो b पॉइंट है, पहले मैंने यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लिया। इतना एरिया अगर मैं आसानी से फाइंड कर सकता था, मैंने यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लिया। फिर मैंने ये वाला एरिया फाइंड कर और दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या a से c तक का एरिया निकल के नहीं आ गया। तो यही तो कहना चाह रहा है, a से c तक, तो मैं डायरेक्ट a से c तक नहीं गया, a से b तक का एरिया निकाला, फिर b से c तक का निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया ना आंसर। लेकिन फिर भी आप कहोगे सर प्रूफ आ गया, तुम कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। उठाओ LHS, एक fx फंक्शन है, इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रल आएगा, तो मैंने कहा मान लो hx आएगा, सॉल्व कर लिया मैंने, क्या किया hx, और लिमिट क्या है a से c तक, तो अपर लिमिट hc माइनस ha, ठीक है। उठाओ RHS, फंक्शन fx है तो इंटीग्रल तो hx ही होगा, तो hx एक बार a से b प्लस फिर hx और b से c, यस और नो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो hb माइनस ha प्लस hc माइनस hb, तो hb से hb चला गया, तो क्या बचा hc माइनस, ऊपर वाला देखो आ गया
तो हम LHS बराबर RHS, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ग्रेट। अब देखिए ये दो और इम्पॉर्टेंट, इनका बहुत यूज़ है, अभी तक थोड़े कम यूज़ वाले थे, इनका बहुत यूज़ है। देखो ये एक्चुअली में इसको समझ लो, मैंने प्रूफ तो हम बता ही देंगे। कहना क्या जा रहा है, एक फंक्शन है f(x), ए से लेके b तक की लिमिट है, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। या तो ऐसे सॉल्व करो या फिर इनको ऐड करो, a और b को ऐड करो, कितना होगा a + b, और ये वाला जो वेरिएबल डमी वेरिएबल इसको माइनस कर दो, तो भी आंसर एक ही आएगा। क्या चमका? अभी प्रूफ बताएंगे। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, 0 से a है तो 0 और a को ऐड करो, कितना होगा a, और डमी वेरिएबल को माइनस करो a। इस ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे सॉल्व करो, आंसर एक ही आना है। तो ऐसे हार्ड पड़ेगा, ऐसे सिंपल पड़ जाएगा, और तब आपको और अच्छे से फील आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो हम समझा रहे हैं ना। प्रूफ देखो यार इसका, अब देखो इसके 2 से 3 प्रूफ है, समझना जरा। हमने छोटी क्लासेज में पढ़ाता था 9-10 में, हमको LHS से RHS लाना है, प्रूफ करना है, तो कोई ऐसी कसम नहीं खाई है कि LHS से ही RHS लाए, RHS से भी LHS लेके आते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, दोनों बराबर में मिल जाए तो भी प्रूफ हो गया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और ये दिमाग में रखना भी कि जब इससे इसको प्रूफ करो किसी भी क्वेश्चन में, तो ये देखो जो साइड बड़ी होती है ना उसको हम सॉल्व करें तो जल्दी आंसर आएगा। तो मैं पहले इसको सॉल्व करके ये चीज़ लेके आऊँगा, बट आप लोग बड़े मतलब क्या ही बोले, बड़े इनक्यूजिटिव वो मैथ्स को लेके कि नहीं सर इसी से ये चीज़ लेगा, तो मैं वो भी बता दूंगा। बट पहले सिंपल वाला देख लो जो तुमको याद रहेगा एग्जाम में। चलो जी, तो पहले मैं RHS को उठाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया a + b - x को t लेट कर लिया। अब इसका करते हैं डिफरेंस। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है -x का -dx बराबर dt, तो dx बराबर -dt। लेकिन जैसे ही ये पूरा फंक्शन किस में आ गया, t में, तो लिमिट भी तो चेंज होगी। तो देखो लिमिट कैसे चेंज होगी, एक बार रखो x की जगह पर a, तो हमने रखा x की जगह पर a, तो a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा b। तो जब हमने x बराबर a रखा तो t कितना आया b, इसको ऐसे दिखा दिया करो। अच्छा एक बार रखो x की जगह b, तो जब x की जगह पर b पुट करेंगे तो t कितना आएगा, a आएगा ना जी। चलो आ जाओ, जब a पुट किया तो b आया, और जब b पुट किया तो अच्छा f, ये हो गया t, और dx की जगह माइनस का dt। वो क्रिस्टिक फ़ोन आ रहा है, उठा के बोल देना, कहना ऑफ है। चलो अब इधर आ जाओ। अब एक बात सुनो, आपको मैंने अभी बताया था ये a से b है, क्या चमका, और यहाँ क्या है b से है। जैसे ही प्लस होगा इंटरचेंज हो जाएगा ना, प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, a यहाँ पे आएगा और b यहाँ पे, ft dt। क्या ये बात समझ आई? अभी प्रूफ किया है कि जब लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, तो माइनस का उल्टा प्लस हो गया। अच्छा ये ft dt है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी ft dt है या fx dx से आंसर तो एक ही आएगा। अरे बोलो ना, क्योंकि किसी भी इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो डमी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती है। तो ft dt बोलो या dx fx बोलो, आ गया आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया, RHS को सॉल्व करके LHS लाओ। अब वही वाली बात आप लोग, नहीं सर LHS से लाओ, LHS से लाओ, तो कुछ नहीं है वो और भी सिंपल, बस उसमें एक लॉजिक बढ़ जाएगा। क्या, उसमें हम लेट करेंगे कि a + b - t को x लेट कर लो। बस जैसे यहाँ पे लेट किया था a + b - x को t किया था, अब हम उल्टा करने जा रहे हैं, तो x को रिप्लेस कर दो t को, और t से रिप्लेस करो। तो अब इसको लेट करो तो फिर हमारा ये चीज़ निकल के आ जाएगी। बट क्यों इतना हार्ड करें, ठीक है। अब बोल पाओगे मुंह से कोई डी, इसमें कह रहे हो ये -dx बराबर ये भाई, a का डिफरेंशिएशन 0, b का माइनस का मैंने x का dx। देख रहे हो 7.1 का कंसेप्ट है ये। कोई बात नहीं, वीडियो बंद करके पीटेंगे ना आराम तसल्ली। अच्छा ये देखो, जैसे मैंने ये वाला किया था, ऐसी एक ही जगह क्या है 0 है, तो ऐसे ही हम लेट करेंगे b - x को t, ऐसे ही ये वाला भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेट कर लेंगे,
सॉरी लेट करेंगे, जो a माइनस एक्स है इसको t लेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ भैया, हो सकता है जब विशेष जैसे इंटेलिजेंट बच्चे को डाउट हो रहा है, तो जो बच्चे वीडियो देखें उनको भी डाउट हो सकता है, तो इसको मैं साइड में लेके आता हूँ। ये कह रहे हैं a प्लस बी माइनस एक्स, टी का इनको चक्कर समझ नहीं आया, तो चलो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चल छोड़ यार छोड़, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएबल, a का 0, b का 0, x का 1, x के रेस्पेक्ट में, और t का dt ओवर, अब dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करा ही लिया। और ये 7.1 की बात है, और हम पता किस पे आ गए, 7.11 पे। पूरी रामायण खत्म हो रही है, ख़त्म क्या, एंडिंग पे है ही पूरी। चलो छोड़ो, लिख लो इसको, दूसरा ऐसे कर लेंगे। अब सारे बच्चे कॉपी किताब बंद कर दो। मैं चाहता तो इस प्रॉपर्टी को पहले से ही लिख सकता था, बट आपको समझा के लिखेंगे, क्योंकि अब प्रॉपर्टी आ रही है। 2 प्रॉपर्टी बची हैं, इन 2 पे 6 मार्क्स से क्वेश्चन या 5 के अब रखे मिलेंगे आपको, इनको समझो अच्छे से। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी याद है ना, 4 या 5? 5, तो ये 6 है और 7, 2 ही बची हैं बस। तो अब इसीलिए सारे बच्चे सब काम छोड़ देंगे। 0 से 2a और fx dx बराबर 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस एक्स डी। अच्छा सुनो, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं मिलेगा, वो एक दूसरी तरीके से इसको शो ऑफ करते हैं, मैं उसको भी लिख के बता दूंगा, लेकिन समझना तुम ऐसे ही। वो क्या बोलते हैं, इतना ना लिख कर, वो ऐसे बोलते हैं इसको, वो कहते हैं कि 2 0 to a fx dx, और बोलेंगे 0 कब, इफ f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस fx, तो 0 आएगा। और इफ, बेटा बात नहीं करो यार, इफ 2a माइनस एक्स बराबर fx है, तो फिर ये आएगा। मैं कहता हूँ यार इन चीज़ों पे मत जाओ, मैंने लिख इसलिए दिया कि एनसीईआरटी कह रही है, तो फिर उनसे ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बात सुनो, अगर 2a माइनस एक्स को मैंने सॉल्व किया और fx ही आ गया, मतलब ये fx हो गया, fx को ऐड किया तो 2fx हो गया। अच्छा, अगर 2a माइनस एक्स को सॉल्व किया और माइनस का fx आया, तो माइनस का fx प्लस का fx कट के 0 आ गया। तो एक बात ना सुनो, पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा लिखा, फिर भी बच्चे को f2a माइनस एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मल एक सीक्वेंस में याद करो, ठीक है। तो चलो ये प्रॉपर्टी है, कहना क्या चाह रहे हैं कि 0 से 2a, समझना, इसको वैसे हम लोग कर चुके हैं। 0 से 2a एक फंक्शन है fx, ये 0 है और ये 2a है। मुझे यहाँ तक का एरिया फाइंड करना, एरिया अंडर द कर्व। तो मैंने क्या किया, एक इसको सॉल्व कैसे किया, पहली बार कैसे सॉल्व हुआ था, तो मैंने 0 से 2a तक का एरिया नहीं फाइंड कर पा रहा, तो मैंने a तक का निकाल लिया, इतना निकाल लिया a तक का, फिर इतना निकाल के दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलो जी अब देखते हैं इसका प्रूफ, बड़ा मज़ा आने वाला है इसके प्रूफ में। तो चलिए, तो मैंने क्या लिखा, 0 to a fx dx प्लस a से 2a fx dx। बताओ ना यार, बोलो ना, 0 से a से 2a तो हो गया 0 से 2a। अच्छा इसको छेड़ो मत, क्योंकि ये तो प्रूफ में ही आ रहा है, नहीं चमका, ये तो आ रहा है, तो इसे ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे जुगाड़बाजी करते हैं, ये चाह रहे हैं x की जगह क्या आ जाए, 2a माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया कि 2a माइनस एक्स को t लेट कर लिया इस वाले के लिए। बेटा बोलना नहीं है, सुनो बोलना नहीं है। तो 2a माइनस एक्स को क्या लेट कर लिया, t, a का डिफ्रेंशिएशन 0, तो माइनस का dx बराबर dt, dx बराबर माइनस का dt। अब लिमिट भी तो चेंज होगी, क्योंकि भैया फंक्शन x से हम t में कर रहे हैं, तो रखो x की जगह पर रखो a, x की जगह पर जब a पुट किया तो देखो, तो देखिए जब हम लोगों ने x की जगह पर a पुट किया तो t की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 2a, क्या पुट करेंगे 2a, तो t कितना आएगा जी, 0 अपॉन क्या, कहाँ पकड़ लाइन है, x की जगह 2a पुट करो, t की वैल्यू क्या है, 0 आएगी ना। तो चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये तो ऐसा ही है, 0 से a fx dx प्लस, अब देखिए लिमिट क्या हो, जब a की जगह पुट किया तो कितना आया a, और जब 2a पुट किया हमने तो कितना आया 0, और x को क्या माना था जी। अब सुनो, मैंने 2a माइनस एक्स को कितना माना था, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 2a माइनस टी आएगी। x की वैल्यू यहाँ से निकालो ना, चलो मैं निकालूँ, 2a माइनस एक्स बराबर t, तो 2a माइनस टी बराबर x।
तो ठीक है, तो f कितना हो गया 2a माइनस का t। अच्छा, और dx की जगह माइनस का dt, तो माइनस का dt। कोई डाउट है तो बताओ भैया। चलिए इधर आ जाइए। अब देखो 0 से a fx dx। अच्छा, अब ये माइनस को प्लस कैसे करेंगे, तो सुनो, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा 0 to a। क्या बताइए समझ में। और ये 2a माइनस टी है, तो क्या मैं इसको 2a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। आ गया भैया। यहाँ पे समझो कि जब माइनस था प्लस किया, लिमिट चेंज, और 2a माइनस टी डी टी को 2a माइनस एक्स डी एक्स। टी है तो एक्स में कर दो, वाई में कर दो, किसी में भी कर दो, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है। बस लास्ट और बची है प्रॉपर्टी, उसको और देख लेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7। ये कह रहे हैं माइनस प्रीशांत हो जाए, माइनस ए से ए, मतलब जो भी है ए उसका मतलब एडिटिव इनवर्स, उल्टा एकदम, एफ एक्स डी एक्स। तो ये एनसीईआरटी क्या बोलती हो, मैं क्या लगाता हूँ, थोड़ा सा अंतर देखिएगा बट मैं समझा दूंगा। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। अब ये मैंने बता दिया। एनसीईआरटी क्या बोलती है उसको देख लो। एनसीईआरटी कहती है 2 से 0 टू एफ एक्स डी एक्स और ये 0। ये किस केस में होता है, जब एफ एक्स फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। क्या है जी, इवन फंक्शन, और एफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, ऑड फंक्शन। तो बताने से पहले इवन और ऑड फंक्शन बता दें, पढ़ चुके हैं फिर भी पहले बता दें। किसी भी फंक्शन में अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया और सॉल्व किया और आंसर एफ एक्स आ जाए, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। अगर x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से और माइनस एफ एक्स आ जाए, उसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। अब जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, रखो भाई साहब x की जगह माइनस एक्स, तो देखो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन हो गया। अगर पावर 3 होती तो माइनस का एक्स क्यूब आता, तो एक्स क्यूब ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, चलो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है, मतलब x की जगह माइनस एक्स रखा और एफ एक्स ही आ गया, तो एफ एक्स माइनस एक्स रखा और एफ एक्स ही आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यही सब चक्कर है। चलो प्रूफ करते हैं जी इसका। रहने थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्या मैं, थोड़ा कम समझ आ रहा ना। हाँ वेरी गुड। बच्चों वाले तो जो थे स्टार्टिंग के ख़त्म हो गए ना, उसको समझो। मतलब अगर माइनस से ए आए तो इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है। आपको दिक्कत पता है क्यों हो रही, क्योंकि यार मैं प्रूफ बता रहा हूँ भैया, प्रूफ है यार ये, वरना आप इतना तो याद कर ही सकते हो, ख़त्म करो कलेस, बट प्रूफ है ना ये। तो चलो जी इसका ब्रेक डाउन, माइनस ए से 0 और प्लस 0 से ए एफ एक्स। कोई डाउट है। माइनस ए से ए जाना था, जैसे -1 से +1 जाना, तो बीच में 0 भी तो आता है, तो -1 से 0 गए तो 0 से बन गए। तो ऐसे -1 से ए। अच्छा देखो 0 से ए एफ एक्स तो लेके आना था, इसको नहीं छेड़ना है, इसको लेट करेंगे। x की जगह मैं कुछ लेट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, x माइनस एक्स को t लेट कर लेता हूँ, माइनस एक्स को। अब आप कहोगे सर उसको देख के हम कर रहे हैं खुद, तो करो डिफ्रेंशिएशन। माइनस का dx बराबर dt और dx बराबर माइनस का, अब लिमिट भी तो चेंज होगी जब फंक्शन t में हुआ है। तो देखो भैया x की जगह एक बार रखो भैया माइनस का a, क्या रखोगे, माइनस का a, तो x की जगह माइनस, तो ये प्लस का a हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का a। एक बार रखो x की जगह 0, तो t भी क्या आएगा। तो चलो आ जाओ, जब माइनस a रखा था तो a आया, और जब ये रखा था तो 0 आया। ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ भैया। अगर मैंने x को वैल्यू यहाँ से निकालो -t आएगी, तो क्या इस एफ एक्स को f माइनस टी लिख सकते हैं, बताओ ना यार। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स बराबर टी था, तो x बराबर -t होगा। अच्छा और dx की जगह माइनस का, और ये तो साथ में चल ही रहा है। चलो जी अब देखो ये माइनस है, माइनस को प्लस करते ही इंटरचेंज, तो 0 से a
एफ माइनस टी डी टी प्लस 0 से ए एफ एक्स। अब भैया अगर ये टी में है तो क्या इसको एक्स में नहीं लिख सकते? बस ख़त्म कलेश। देखो जैसे रेनू की एक्सप्रेशन थे, कम समझ आ रहा था, चिंता मत करो, हम लोगों ने प्रूफ किए हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे यार तभी तो आएगा ना समझ में। अभी तो केवल मैंने आपको ये बता दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका प्रूफ बता दिया। अभी क्वेश्चंस कहाँ किए हैं? जब क्वेश्चंस होंगे कि भैया 99 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे इससे, तब मज़ा आएगा ना। अभी तो यार प्रॉपर्टी और ऊपर से प्रूफ कौन ही बच्चे करते हैं। आपको अलग बनना है तो इसीलिए हमने बता दिए। कोई भी एक आ गया तो तुम्हारे 100 मार्क्स आने से रुकेंगे नहीं। तो कोई डाउट है देख लो, प्रॉपर्टी ख़त्म।